कृषि वाटिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि कुमार। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं फसलों का अध्ययन, जिसमें अपने पहले करेंगे अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों के अंदर अपने स्टार्ट करते हैं गेहूं से। अब अपने पढ़ेंगे गेहूं के बारे में कि अपने जो कृषि पर्यवेक्षक के बैच हैं वो भी प्रारंभ हो चुके हैं भाई। तो सभी स्टूडेंट है वो, यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने एग्रीजन क्लासेज एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हो। तो चलिए अपने शुरू करते हैं फसल गेहूं। गेहूं या जिसे अपने व्हीट कहते हैं। गेहूं का अपने वानस्पतिक वर्गीकरण पहले देखें तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो अपने नॉर्मली बुआई करने हैं उसका नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। बाकी ट्रिटिकम एस्टिवम कौन सी है, इसकी कौन कौन सी प्रजाति है आगे अपने पढ़ेंगे। जिसका कुल कौन सा होता है? तो कुल पोएसी होता है। सभी अनाज वाली फसलों का कुल कौन सा होता है? पोएसी या ग्रेमिनी। पोएसी है वो नया नाम है और ग्रेमिनी है वो पुराना नाम है। इसमें जो क्रोमोसोम है, यदि ट्रिटिकम एस्टिवम की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगुणित गुणसूत्र की बात करें हैप्लॉइड गुणसूत्र की, तो हैप्लॉइड गुणसूत्र होते हैं जी 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 गुणसूत्र होते हैं। इसका ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया या फिर मध्य एशिया। अपनी आरबीएससी है जो मध्य एशिया मानती है। अब इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। इसका महत्व, आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक महत्व, तो आर्थिक महत्व क्या है? तो गेहूं के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कितनी पाई जाती है? तो 62 से 71% पाई जाती है। और प्रोटीन 8 से 15% पाया जाता है। गेहूं में वसा 1 से 1.5 पाई जाती है। और खनिज पोषक तत्व 2 कितने पाए जाते हैं? तो 2% पाए जाते हैं। गेहूं में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम क्या है? तो गेहूं की प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लूटेन प्रोटीन कहते हैं जी। क्या कहते हैं? ग्लूटेन प्रोटीन। अब चलो अपने पढ़ते हैं ग्लूटेन प्रोटीन के बारे में कि जो ग्लूटेन प्रोटीन है इसमें क्या होता है और ये क्या है ग्लूटेन प्रोटीन। तो जो ग्लूटेन प्रोटीन है, इस ग्लूटेन प्रोटीन है वो किससे बनी होती है? तो एक तो इसमें ग्लिसराइन और ग्लूटेनिन से मिलके बनी होती है। इसमें कोलाइड होते हैं कौन कौन से? एक तो ग्लिसराइन और ग्लूटेनिन होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूटेन प्रोटीन बनाते हैं। गेहूं की प्रोटीन में थायमिन और नियासिन भी पाया जाता है। और इस ग्लूटेन प्रोटीन की बात करें तो ग्लूटेन प्रोटीन
प्रोटीन छोटे बच्चों में एलर्जी का कारण बनता है जी। किसका? एलर्जी का कारण बनता है। तो ग्लूटेन जो प्रोटीन होती है, इसी के कारण बच्चों में एलर्जी उत्पन्न होती है। दूसरा, इसी के कारण गेहूं की रोटी ज्यादा फूलती है, स्पॉन्जी होती है ये, और इसी के कारण गेहूं की रोटी है वो टूटती नहीं है। किस कारण? ग्लूटेन प्रोटीन। लेकिन ये क्या है? एलर्जी का कारण बनती है, मतलब ये अपने लिए या छोटे बच्चों के लिए लाभदायक नहीं होती है। अब अपने पढ़ते हैं इसके जीन के बारे में। किसमें कौन सा जीन पाया जाता है? जो अभी आधुनिक गेहूं है उसके अंदर। तो जीन कौन सा होता है इसमें? जीन का नाम है जी नोरिन 10। कौन सा जीन? नोरिन 10। जो नोरिन 10 जीन है उसकी उत्पत्ति है वो कहां पे हुई? तो नोरिन 10 जीन की उत्पत्ति या फिर कहां से लाया गया? तो जापान से लाया गया। अभी कहां से? जापान से लाया गया। जापान से लाया गया या जापान में इसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन नोरिन 10 का काम क्या है? कार्य क्या है इसका? तो गेहूं में या गेहूं की लंबाई कम करना इसका काम है। ड्वार्फ गेहूं के लिए या बोनी गेहूं के लिए कौन सा जीन उपयोग किया गया? तो नोरिन 10। ये नोरिन 10 जीन किसने उपयोग किया या इससे कौन सी गेहूं बनी? तो इससे बनी जी बोनी गेहूं। कौन सी? बोनी गेहूं बनी। बोनी गेहूं का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा बनाया गया। कहां बनाई गई ये गेहूं? तो ये गेहूं बनाई गई मेक्सिको के अंदर। कहां पे? मेक्सिको के अंदर बनाई गई, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मेक्सिकन गेहूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेक्सिकन गेहूं कहा जाता है। और कब बनाई गई? तो 1960 के अंदर, 60 के अंदर इस गेहूं का निर्माण वो किया गया। तो गेहूं में कौन सा बनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा? तो नोरिन 10 जीन। और इस गेहूं को क्या कहते हैं? तो मेक्सिकन गेहूं कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है? मेक्सिकन गेहूं कहा जाता है। और कब बनाएगी? 1960 मेक्सिको में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग में। अब देखो ये जो गेहूं है वो भारत में कब आई? भारत में मेक्सिकन बोना गेहूं 1963 में आया। इसकी कौन कौन सी किस्में आई भारत में 1963 में? तो 1963 में इसकी एक तो सोनारा 63, सोनारा 64 और लर्मा रोजो, लर्मा रोजो वैरायटी को लाया गया। तो भारत में मेक्सिकन बोना गेहूं आया तो 1963 में सोनारा 63, सोनारा 64 और लर्मा रोजो किस्म के साथ। ये प्रथम किस्म भारत में लाई गई। लेकिन व्यापारिक उत्पादन इसका कब शुरू हुआ? तो मेक्सिकन गेहूं का
व्यापारिक उत्पादन 1965 में शुरू हुआ। उस टाइम कौन थे अपने कृषि मंत्री? तो सी सुब्रमण्यम जी। कौन थे? सी सुब्रमण्यम जी अपने कृषि मंत्री थे, जिन्होंने 1965 में व्यापारिक जो मैक्सिकन गेहूं है इसकी शुरुआत की। अब जो मैक्सिकन गेहूं के हमने पढ़ लिया कि मैक्सिकन है, फलानी है, कौन कौन सी गेहूं है, तो इनके बारे में अपना इनका पढ़ते हैं जी क्लासिफिकेशन। चलो इससे पहले अपने पढ़ लेते हैं पौधे की संरचना। गेहूं का जो पौधा होता है इसका पुष्प क्रम क्या कहलाता है? तो गेहूं का जो पुष्प क्रम है वो क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है जी। क्या कहलाता है? स्पाइक कहलाता है। जो ये पुष्प क्रम है ये क्या कहलाता है? स्पाइक। गेहूं के तने को क्या कहते हैं? गेहूं के तने को कलम क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। कलम क्या है? गेहूं का यदि आपने पौधा देखा है तो गेहूं के अंदर क्या पाई जाती है? पहले होती है नोड या गांठ, फिर होती है इंटरनोड और ये फिर गांठ, बीच का भाग होता है जी खोखला। इस प्रकार के तने को क्या कहा जाता है? कलम कहा जाता है। चाहे वो बाजरा का है, चाहे वो मक्का का है, चाहे वो ज्वार का है, चाहे वो जौ का है, चाहे वो जई का है, चाहे वो धान का है, इनके तने को क्या कहते हैं? कलम कहते हैं। अब ये कलम क्या है और इसका मीनिंग क्या है? तो जो कलम है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग क्या है? जिसका अर्थ स्टॉक या जिसे डंठल। क्या अर्थ है? डंठल है। जिसके डंठल हो, तना खोखला हो, उसे क्या कहेंगे? कलम कहेंगे। भी क्या कहेंगे? कलम कहा जाता है। जो गेहूं के अंदर जड़ें हैं वो कौन सी होती हैं? तो देखो, जड़ तंत्र, रूट सिस्टम कैसा होता है? तो गेहूं में दो प्रकार की जड़ पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो प्राथमिक और एक द्वितीयक जड़। कौन सी? एक तो प्राथमिक जड़ें पाई जाती है और एक द्वितीयक जड़ें। जो प्राथमिक जड़ है वो कौन सी है? तो प्राथमिक जड़ होती है जी क्राउन रूट। कौन सी होती है? क्राउन रूट। ये होती है अस्थायी जड़ें होती है जी। क्या होती है? अस्थायी होती है। और दूसरी इसमें क्या पाई जाती है? तो इसमें स्थायी जड़ पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सॉरी, क्राउन नहीं, सेमिनल। सेमिनल प्राइमरी होती है, क्राउन होती है, या द्वितीयक होती है फाइब्रस या रेशेदार जड़ें। कौन सी? रेशेदार। जो क्या होती है? स्थायी जड़ होती है जी। क्या होती है? स्थायी जड़। इसके अंदर जो क्राउन रूट इनिशिएशन होता है वो कब होता है? 21 दिन पे होता है। कब होता है? 21 दिन पे होता है, जिसे जड़ जमाव कह देते हैं अपने, या शीर्ष जड़ों का जमाव जिसे कहते हैं। अब देखो, इसका पौधा है, इसकी प्रकृति कैसी है? प्लांट इसका पौधा है वो कैसा है? तो पौधा एक तो C3 पौधा है जी। कौन सा है? C3 पौधा है। ठीक है। दूसरा रबी फसल है तो LDP पौधा है, लॉन्ग डे प्लांट है। और सीजन कौन सा हो गया? तो रबी
ऋतु का पौधा है, रवि ऋतु का पौधा है, एलडीपी है और C3 प्लांट है। ये हो गया इसका जड़ तंत्र, पुष्पक्रम और इसका तना, कि तने को क्या कहते हैं, ये सब बातें। अब देखो इसकी क्लाइमेट, कि इसको जलवायु क्या चाहिए, कौन सी चाहिए। चलो पहले अपने इसके जड़ के बारे में, तने के बारे में पढ़ लिया, आगे पढ़ते अपने इसके पुष्पक्रम के भाग पर क्या है। अब देखो गेहूं की यदि आपने बाड़ी देखी है तो उसके अंदर इस प्रकार की जिग जैग आकृति बीच में पाई जाती होगी, इस प्रकार की गेहूं के पुष्प में। तो इसे क्या कहते हैं, रेचिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेचिस। तो पहला है जी नाम रेचिस। तो रेचिस क्या है, गेहूं के पुष्पक्रम में एक जिग जैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जिग जैग तना पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रेचिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेचिस कहा जाता है। दूसरा है रेचिला। एक हो गया रेचिस, एक है रेचिला। तो रेचिला क्या है, अब देखो जो बीज का जिगजैग भाग है उसे तो हमने क्या कह दिया, रेचिस कह दिया। लेकिन जिससे बीज जुड़ा होगा, जिससे बीज जुड़ा होता है उस भाग को क्या कहते हैं जी, रेचिला कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए अपने इस प्रकार से तना होता है, ओ सॉरी बीज का भाग रेचिस होता है, इसके ऊपर इस प्रकार से बीज लगे होते हैं। जो अब ये बीज का ये जो तने वाला भाग है जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, रेचिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेचिला कहा जाता है। तो रेचिला क्या है, रेचिस और दाना या जिसे अपने फल कह सकते हैं के बीच का भाग क्या कहलाता है, रेचिला कहलाता है। क्या कहलाता है, रेचिला कहलाता है। अब ये तो होगी अपने रेचिला और रेचिस की बात, जिगजैग भाग रेचिस, जुड़ा हुआ रेचिला। अब अपने देखो गेहूं का यदि आपने बीज देखा है तो गेहूं के जब बीज लगते हैं तो इस प्रकार से भाग होता है, इस प्रकार से, और इसके अंदर बीज बंद होता है। ऊपर एक तीखी संरचना होती है जो इसमें दिखाई दे रही है। इसमें अपने देखे तो एक भाग क्या है, लंबा है, और एक भाग क्या है, छोटा है। तो अब देखो अब इसमें जो लंबा भाग होगा बीज पर उपस्थित छिलके का लंबा भाग क्या कहलाता है, लेमा कहलाता है जी। क्या कहलाता है, लेमा कहलाता है। और उपस्थित छोटा भाग क्या कहलाता है, छोटा भाग पेलियो कहलाता है जी। क्या कहलाता है, पेलियो कहलाता है। और बीज पर या बीज आवरण पर छिलके पर लगा हुआ लंबा व तीखा भाग क्या कहलाता है, शूक कहलाता है। क्या कहलाता है, शूक या ओवन कहलाता है। क्या कहलाता है, शूक या ओवन कहलाता है।
यदि आपने गेहूं के बीज आवरण को पौधे पे देखा है तो उसके एक तो होता है लंबा भाग, एक होता है नीचे छोटा भाग। लंबा भाग को लेमा, छोटे भाग को पेलिया। एक सीधी संरचना सुई जैसी तीखी लगी होती है जिन्हें आपा कहते हैं सड़ू। तो उसको क्या कहा जाता है? शूक या ओवन कहा जाता है। क्या कहलाता है? शूक या ओवन। जो इसका बीज होता है, इसके बीज को क्या कहा जाता है? तो बीज को कहा जाता है जी कैरियोप्सिस कहा जाता है। तो बीज प्रकार क्या हो गया इसका? बीज प्रकार कैरियोप्सिस। कौन सा हो गया? कैरियोप्सिस कहलाता है। बीज प्रकार क्या है? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस क्या है या कैरियोप्सिस का मीनिंग क्या है? कभी सोचा आपने? तो कैरियोप्सिस का अर्थ क्या है? कैरियोप्सिस इंग्लिश में बात करूं तो अच्छा समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूं फिर हिंदी में। वन कार्पल वन सीड, कि एक कार्पल से एक बीज का निर्माण हो तब उसे क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। कार्पल क्या होता है? तो मादा भाग होता है पुष्प के। जो मादा भाग जिससे बीज बनता है उसे क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं जी। क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। एक कार्पल, वन सीड, मतलब एक कार्पल से जब एक बीज बनता है तो उस बीज को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। और जब ये बीज एक कार्पल और से एक बीज बना और इसके ऊपर आवरण में बंद हो जाए, जैसे सूरजमुखी में होता है, तो उसे एकेन कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? एकेन कहा जाता है। तो ये होगी अपने इसके बीज की और इसके स्पाइक के डिटेल्स, जिसके बारे में अपने पढ़ लिया। रेचिस, रेचिला, बीज प्रकार, लेमा, पेलियो और शूक के बारे में। आगे देखो ओरिकल एंड फ्लैग लीफ। अब देखो पहला देखो फ्लैग लीफ या जिसे ध्वज पत्ती कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? ध्वज पत्ती। ध्वज पत्ती होती क्या है जी? देखो, जब गेहूं का पूरा परिपक्व होती है या मतलब उसकी वानस्पतिक वृद्धि पूरी हो जाती है। वानस्पतिक वृद्धि क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस फोटो में देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है जी स्पाइक, इसके बीज लगे हुए हैं। और यहाँ पे ऊपर की ओर एक पत्ती लगी हुई है, ये होती है अंतिम पत्ती होती है। इस पत्ती को क्या कहा जाता है? ध्वज पत्ती कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? ध्वज पत्ती कहा जाता है। तो ध्वज पत्ती क्या है? देखो फ्लैग लीफ गेहूं की वानस्पतिक वृद्धि पूरी होने पर अंतिम पत्ती को ध्वज पत्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वज पत्ती कहा जाता है। ये किसकी निशानी है? तो यह गेहूं के वानस्पतिक वृद्धि पूर्ण होने की निशानी है। गेहूं के वानस्पतिक वृद्धि के पूर्ण होने की क्या है? निशानी है। अब ये होगी फ्लैग लीफ। अब देखो ओरिकल एंड लिग्यूल क्या है? ओरिकल और एक होता है जी लिग्यूल।
अब देखो ओरिकल और लिग्यूल क्या है। अब देखो जब गेहूं की पत्ती तने के इस प्रकार ऐसे मुड़ी होती है और यहाँ पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, बाढ़ जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, ओरिकल कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है, ओरिकल कहा जाता है। और एक इसमें व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ये भाग जो पाया जाता है मुड़ा हुआ, इसे क्या कहा जाता है, लिग्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिग्यूल कहा जाता है। तो ओरिकल क्या है, तने के पास पत्ती के ब्लेड भाग। ब्लेड भाग कौन सा होता है, जो पत्ती का बीच वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लेड भाग कहते हैं। ब्लेड भाग पर बाल जैसी संरचना को क्या कहते हैं, ओरिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओरिकल कहा जाता है। लिग्यूल क्या होता है, तो लिग्यूल देखो ये भाग क्या है, लिग्यूल है जो व्हाइट कलर का तने के पास मुड़ा हुआ दिख रहा है। तो पत्ती का तने के पास या तने के नजदीक सफेद रंग का मुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, लिग्यूल कहलाता है जी। क्या कहलाता है, लिग्यूल कहलाता है। यह क्या कहलाता है, लिग्यूल कहलाता है। अब ये होगी अपने सारी पौधे के संरचना के बारे में कि पौधा कैसा है और इसमें कौन कौन से प्रक्रम या जो इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, इनके बारे में अपने सब बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं इसकी अपने जलवायु के बारे में। किसके बारे में, जलवायु के बारे में, कि इसकी जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए और इसको टेम्परेचर है वो कितना चाहिए। तो टेम्परेचर देखो और जलवायु देखो। पहले देखो जलवायु, क्लाइमेट। तो गेहूं है वो किस जलवायु का पौधा है, तो गेहूं है जी शीतोष्ण जलवायु का पौधा है जी। कौन सी जलवायु का, शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इसको अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान, अपने आरबीएससी के अनुसार न्यूनतम तापमान है वो कितना है, न्यूनतम तापमान कितना, 3.5 से 5.5। और गेहूं के लिए इष्टतम आदर्श तापमान या इष्टतम या ऑप्टिमम जिसे कहते हैं, तो आदर्श तापमान कितना होता है, तो 20 से 25 डिग्री होता है जी। कितना, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। और अधिकतम तापमान कितना होता है, तो अधिकतम तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पकाव के समय, पकाव के समय तापमान कितना होना चाहिए, तो आरबीएससी के अनुसार 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। यदि पकाव के समय तापमान बढ़ जाता है तो दाने ज्यादा हल्के हो जाते हैं। ज्यादा हल्के हो जाते हैं किसके कारण, जब तापमान बढ़ जाता है तो अब
कल्ले फूटने के लिए, टिलरिंग स्टेज के लिए कल्ले फूटने के लिए तापमान कितना आवश्यक होता है? तो 16 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो आदर्श तापमान होता है। कितना? 16 से 20 डिग्री होता है। आधारीय तापमान कितना होता है गेहूं का? बेस टेम्परेचर, तो आधारीय तापमान होता है जी 5 डिग्री सेल्सियस होता है जी। कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये होगी गेहूं की जलवायु। अब अपने पढ़ते हैं गेहूं के वर्गीकरण के बारे में। तो गेहूं है वो कितने प्रकार की है और कौन कौन सी है, इन सब चीजों के बारे में अपने पढ़ेंगे, क्योंकि गेहूं का वर्गीकरण है वो जरूरी है और बहुत बार गेहूं के वर्गीकरण से क्वेश्चन आता भी है। और वर्गीकरण अपने पूरा करेंगे, आधा अधूरा नहीं करेंगे। जितनी गेहूं की वैरायटी है वो अपने आईसीआर के अकॉर्डिंग वो सारी पढ़ लेंगे। तो देखो गेहूं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट। तो गेहूं में जो अगुणित गुणसूत्र है वो कितने पाए जाते हैं? अगुणित गुणसूत्र स्टार्टिंग में आपको बताया था एन कितने पाए जाते हैं? 7 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 7 गुणसूत्र होते हैं। तो पहला देखो, अपने पहला वर्गीकरण है षटगुणित गेहूं। कौन सा? षटगुणित गेहूं। षटगुणित गेहूं मतलब सेक्शन षटगुणित गेहूं है, उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे? तो क्रोमोसोम होंगे जी 7x6। षटगुणित है और हैप्लॉइड कितने हैं? 7 है। तो मतलब 7 छिके 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं जी। कितने पाए जाते हैं? 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? गेहूं में। अब ये षटगुणित गेहूं है कौन कौन सी और इनका क्या नाम है, इसके बारे में अपने देखते हैं। तो षटगुणित गेहूं के लिए आपको ट्रिक याद करनी है एक, जिसका नाम क्या है? तो ACMSS। ACMSS ये आपकी ट्रिक। तो AC से नाम क्या रहेगा पहला? तो पहली गेहूं रहेगी जी आपकी ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन सी? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम में वो क्या है? तो ये सामान्य ब्रेड गेहूं है और इसी गेहूं को क्या कहा जाता है? मैक्सिकन। कौन सी गेहूं कहा जाता है? तो मैक्सिकन गेहूं कहा जाता है जी। कौन सी? मैक्सिकन गेहूं कहा जाता है। क्या नाम है इसका? मैक्सिकन गेहूं कहा जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम को, यही क्या है? मैक्सिकन बोनी गेहूं है, इसे ही सामान्य ब्रेड गेहूं कहा जाता है। दूसरा सी से, तो सी से कौन सी हो जाएगी? तो कॉम्पैक्टम, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। डी कौन सी है? तो मैं अब ट्रिटिकम पूरा नाम नहीं लिख रहा, टी लिख रहा हूं, टी डॉट, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम। ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम भी क्या है? एक षटगुणित गेहूं है जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे क्लब गेहूं कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? क्लब गेहूं। क्लब गेहूं कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? क्लब गेहूं कहा जाता है। कंपैक्ट के बाद एम और एसएस। तो एमएसएस क्या है? तो देखो बी हो गया। सी नंबर देखो, सी नंबर कौन सी है जी? एम, मतलब ट्रिटिकम माचा। कौन सी? ट्रिटिकम माचा। इसे माचा गेहूं ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माचा गेहूं के MACHA। कौन सी?
ट्रिटिकम माचा, मतलब माचा गेहूं इसे कहा जाता है। दूसरी है डी नंबर नेक्स्ट, तो एस से MSS, तो ट्रिटिकम स्पेल्टा। कौन सी? ट्रिटिकम स्पेल्टा। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्पेल्ट गेहूं कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? स्पेल्ट गेहूं कहा जाता है। एस एक और बच गया, इसका मीनिंग क्या है? तो ई नंबर देखो, ट्रिटिकम सफेरोकोकम। कौन सी है? ट्रिटिकम सफेरोकोकम। सफेरोकोकम कौन सी है? तो इसे भारतीय बोना गेहूं कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? भारतीय बोना गेहूं कहा जाता है। अब देखो, ये तो हो गई षटगुणित गेहूं। दूसरी है टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित गेहूं। कौन सी? टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित। चतुर्गुणित गेहूं मतलब ये क्या होगी जी? फौरन होगी। तो अब इसमें क्रोमोजोम कितने हो जाएंगे? तो क्रोमोजोम इक्वल टू 4 × 7, तो 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं चतुर्थ गुणित गेहूं में। तो चतुर्थ गुणित गेहूं कौन कौन सी है? तो इसके लिए अपने को याद करनी है DDP TP। ट्रिक क्या रहेगी इसके लिए आपके लिए? DDP TP आपके याद करने में आसानी हो जाएगी इस ट्रिक से। DDP TP। अब DDP से TP से ये क्या है? तो पहली गेहूं देखो, इसमें A नंबर ट्रिटिकम डाइकोकम। कौन सी है? ट्रिटिकम डाइकोकम। जो ट्रिटिकम डाइकोकम है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जी इमर गेहूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे इमर गेहूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमर गेहूं इसका सामान्य नाम है। और इससे उपमा बनाया जाता है साउथ में। उपमा इसी से बनता है। इसे खपड़ी गेहूं भी कहा जाता है। भी कौन सी? खपड़ी। तो खपड़ी कौन सी है? तो ट्रिटिकम डाइकोकम ने क्या है? खपड़ी गेहूं कहा जाता है। तो साउथ इंडियन जो दक्षिणी भारत की फेवरेट डिश है, कौन सी? उपमा फेमस डिश है, वो किससे बनाई जाती है? तो ट्रिटिकम डाइकोकम या इमर गेहूं से बनाई जाती है जी। किससे बनाई जाती है? इमर गेहूं से बनाई जाती है। बी नंबर देखो, बी मैं यही बता देता हूं आपको। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। DDP अपनी ट्रिक है, तो DDP में दूसरा भी डी है, तो दूसरी कौन सी गेहूं आ जाएगी? ट्रिटिकम ड्यूरम। कौन सी हो जाएगी? ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम को क्या कहा जाता है? तो ट्रिटिकम ड्यूरम को क्या कहा जाता है? एक तो इससे सूची बनती है और दूसरा इसे मार्कोनी गेहूं कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? मार्कोनी गेहूं कहा जाता है। और इससे क्या बनाई जाती है? ड्यूरम से डूरा, सूजी डूरा। क्या बनाई जाती है? सूजी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? इससे सूजी बनाई जाती है। और नेक्स्ट है DDP में सी नंबर, तो DDP से अपना हो गया डाइकोकम, ड्यूरम, और आगे कौन सी हो जाएगी? परसिकम हो जाएगी। ट्रिटिकम परसिकम। कौन सी हो जाएगी? ट्रिटिकम परसिकम। ट्रिटिकम परसिकम है, ये कौन सी है? ये पर्शियन गेहूं है जी। कौन सी है? पर्शियन गेहूं है। इसे क्या कहा जाता है? पर्शियन गेहूं कहा जाता है। नेक्स्ट है डी नंबर DDPT। टी से तो टारगेटम, तो ये हो जाएगी ट्रिटिकम
ट्रगिडम। ट्रिटिकम ट्रगिडम है, इसे क्या कहा जाता है ट्रिटिकम ट्रगिडम को? तो ट्रिटिकम ट्रगिडम को कहा जाता है जी रिवेट गेहूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवेट गेहूं कहा जाता है। तो रिवेट गेहूं कौन सी है? तो ट्रिटिकम ट्रगिडम को क्या कहा जाता है? रिवेट गेहूं कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रिटिकम पोलोनिशियम, ये नंबर है ट्रिटिकम पोलोनिशियम। इस गेहूं को क्या कहा जाता है? तो इसको पोलिश गेहूं कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? पोलिश गेहूं कहा जाता है। ये हो गई आपकी टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित गेहूं कंप्लीट। आगे देखो कौन सी है? तो आगे नेक्स्ट है जी द्विगुणित गेहूं। कौन सी? 3 नंबर अपना क्लासिफिकेशन है द्विगुणित गेहूं। द्विगुणित गेहूं में क्रोमोसोम कितने होंगे? तो क्रोमोसोम द्विगुणित मतलब 2n, तो 2 × 7 बराबर 14। 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं जी। कितने पाए जाते हैं? 14 गुणसूत्र। इसके लिए ट्रिक आपको क्या करनी है? अभी अपनी फाइनल है, मतलब अपने MA BEd कर ली, तो MA BEd इसकी क्या होगी? ट्रिक होगी भी। क्या होगी? ट्रिक। अब देखो MA BEd के अंदर फर्स्ट आपकी हो जाएगी A नंबर जो है तो ट्रिटिकम M से मोनोकोकम। कौन सी हो जाएगी? मोनोकोकम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मोनोकोकम। जो ट्रिटिकम मोनोकोकम है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे इनकॉर्न गेहूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकॉर्न गेहूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकॉर्न गेहूं कहा जाता है। और नेक्स्ट है ए से ट्रिटिकम एजिलोपोइड्स। तो ट्रिटिकम एजिलोपोइड्स। और 3 नंबर ट्रिटिकम जो बोइटिकम है। कौन सी? ट्रिटिकम बोइटिकम। तो इन दोनों गेहूं को क्या कहा जाता है? इसे जंगली इनकॉर्न गेहूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगली इनकॉर्न गेहूं कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर है डी से तो ट्रिटिकम डाइकोकोइड्स। कौन सी? ट्रिटिकम डाइकोकोइड्स। तो ट्रिटिकम डाइकोकोइड्स को क्या कहा जाता है? तो इसे जंगली इमर गेहूं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगली इमर गेहूं कहा जाता है। ये हो गया आपका गेहूं का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। ये इतने प्रकार की गेहूं होती है जिनके बारे में जब भी गेहूं के बारे में आज तक क्वेश्चन आया है वो डीप है। तो गेहूं को अच्छे तरीके से अपने करेंगे। ये था अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपने नेक्स्ट क्लास में लेके हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, पढ़ाना अच्छा लगा, तो कृषि वाटिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चैनल आपके कृषि पर्यवेक्षक के लिए ही स्पेशल बनाया गया है। और इस चैनल को कृषि पर्यवेक्षक के अभ्यर्थियों के लिए विशेष टॉपिक वाइज सिलेबस है वो डाला जाएगा। लाइव क्लास, MCQ सब रखे जाएंगे। और अपना ऑनलाइन बैच है वो शुरू हो गया, जिसकी जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में आप सब कुछ इससे प्राप्त कर सकते हो। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए कृषि वाटिका पर।